और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट है आरमनी के डायरेक्टर और चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी जी और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। भाविक सर, आपसे भी समझना चाहेंगे, जैसे जापान के केंद्रीय बैंक का तो एक फैसला आ गया, उसके बाद फेड की बैठक है आज और कल क्या डिसीजन आता है उसका भी इंतजार रहेगा 17 जून को। कैसे देख रहे हैं सर, जो जिस तरह से फेड के फैसले का इंतजार है और जापान के फैसले आ चुके हैं, इसका कोई मेजर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है या आने वाले समय पर दिखाई दे सकता है बुलियन मार्केट पर? देखिए, जापान का जो इंटरेस्ट रेट हाइक था वो तो इट वाज ऑन द कार्ड। 95 के बाद सबसे ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, और ये कंसर्न भी था क्योंकि इससे पहले जब यूक्रेन की वॉर में जब अगेन क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहे थे और जब सारी सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी टाइटनिंग कर रही थी, रेट हाइक कर रही थी, तो जापान ही थी जो रेट जो थी वो कट कर रही थी और 0% रखी थी, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन होता नहीं था। बट अब क्या हुआ है कि वहां पे इन्फ्लेशन आना शुरू हो गया है। इसके लिए इसकी वजह से उनको कोई ऑप्शन नहीं था बट रेट हाइक करना था। अगेन ये ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू आया है, ऑलरेडी मार्केट ने एंटिसिपेट किया था। बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने भी बोला था कि आगे जाके रेट हाइक होगा, इसलिए काफी हमने देखा था कि येन के जो कैरी ट्रेड थे वो अनवाइंड हुए हैं। उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर में भी करेक्शन हुआ है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक वो आई थिंक मार्केट में, जैसे तरुण जी ने बताया, बहुत इंपैक्ट नहीं होगा। बट ये जो पीस डील हो रही है उससे एटलीस्ट फेड को जो है वो थोड़ी और ब्रीदिंग रूम मिलेगी। अगर ये पीस डील नहीं होती और फेड इस बार अगर ये फैसला लेती तो ऑफकोर्स थोड़ा हॉकिश ही कमेंट्री आता और मार्केट और एक्सपेक्ट करता कि मे बी सितंबर या दिसंबर में रेट हाइक हो सकता है। बट अगर ये पीस डील होती है, जिससे हम लग रहा है कि शायद हो ही जाएगी, तो एक फेड को थोड़ा रूम मिलेगा कि 2 महीने वो लोग वेट करेंगे। अगर क्रूड के प्राइसेस हाई नहीं है और थोड़े सॉफ्टन होते हैं तो आई थिंक वो लोग स्टेटस को रखेंगे, रेट हाइक नहीं रखेंगे। बट ईसीबी ने हमने देखा कि ऑलरेडी रेट हाइक की थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी ये वीक की बैठक है, उसमें भी देखना है कि वो लोग क्या करते हैं। तो काफी सारे सेंट्रल बैंक से होंगे, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये पीस डील से रिस्की एसेट्स है, जैसे कमोडिटीज, इक्विटी मार्केट है, सबको एक अच्छी नई रिलीफ मिलेगी, तेजी देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल आई थिंक ये पीस डील बहुत पॉजिटिव है गोल्ड और सिल्वर के लिए। ठीक है भाविक सर, आपका क्या व्यू है गोल्ड सिल्वर के लिए? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हो? कोई ट्रेडिंग कॉल हो तो वो भी सजेस्ट कीजिए। देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो 4,000 का तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आई थिंक अभी भी हमने देखा कि 4,000 के नीचे नहीं गए और उसके वहां से ही हमने देखा कि वापस से कवर हो गया। हालांकि 200 दिन की मूविंग एवरेज ही उसके नीचे 2 दिन रहा है, बट अगेन आज अगर हम देखें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, तो विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। बट 4740 वो एक 50 डे मूविंग एवरेज है, तो अभी 200 और 50 दिन की मूविंग की एवरेज के बीच में चल रहा है। बट ट्रेंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिव था वो कहीं ना कहीं अभी न्यूट्रल हो गया है, और 4550 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है ट्रेंड वापस से बुलिश हो सकता है। अभी हम नहीं कह सकते कि इट इज वेरी मच तेजी है। आई थिंक थोड़ा 1-2 दिन वेट करना चाहिए। अगर 4550 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। बट एटलीस्ट ये साइनिंग की वजह से जो मार्केट में फियर था इन्फ्लेशनरी प्रेशर का, जो रेट हाइक का फेड की तरफ से, जो डॉलर इंडेक्स की तेजी थी और यील्ड की तेजी थी, वो सारी चेंज हो गई है, जिसकी वजह से अभी लग रहा है कि पैसा जो बॉन्ड मार्केट में जा रहा था, इक्विटी मार्केट में जा रहा था, वो अगेन शायद गोल्ड और सिल्वर में जा सकता है। आई थिंक गोल्ड में अगेन मुझे लग रहा है कि तेजी आ सकती है अबाउट 4550 के ऊपर। इंट्राडे की बात करें तो आई थिंक इंट्राडे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट आई थिंक ऑप्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे 1,51,000 के कॉल जो ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2,2500 के टारगेट के लिए, और 1,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में अभी भी गोल्ड के कंपेरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रही है। $70 के ऊपर जाती है तो मुझे लग रहा है वापस से $75-76 के करीब आ सकती है। नीचे अगेन जैसे 4,000 का एक सपोर्ट लेवल था, वैसे $60 का चांदी में भी एक सपोर्ट लेवल था। आई थिंक वो भी ब्रीच नहीं गई है तो पॉजिटिव है। और अगर मुझे लग रहा है कि आगे जाके पीस डील तो ठीक है साइन हो गएगी, बट 1 महीने में अगर कहीं ना कहीं न्यूक्लियर डील का भी कुछ हो जाता है तो आई थिंक चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी कंपेयर टू गोल्ड, क्योंकि तब हम इकोनॉमी को एक्सपांड देखने को मिलेगी, तब हम इंडस्ट्रियल मेटल्स को ज्यादा एक्सपांशन देखने को मिलेगी। तो आई थिंक आगे जाके अगर पीस डील होती है, न्यूक्लियर डील भी हो जाती है, तो सिल्वर विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म गोल्ड। ठीक है, ये सर की राय है गोल्ड सिल्वर को लेकर। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं।
ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, ट्रेड बुल्स की ओर से दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं गोल्ड मिनी जून वायदा 1,51,000 का कॉल ऑप्शन 2,000 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 2500 तक के टारगेट के लिए 1700 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। आप लोग स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भाविक सर ये बताइए फिजिकल इन्वेस्टर्स क्या करें, वो ईटीएफ में जो ऑलरेडी पोजीशन बनाकर बैठे हैं, अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए या एज इट इज अभी बने रहना चाहिए साल 2 साल की अवधि के नजरिए से? नहीं, देखिए बने रहना चाहिए क्योंकि ट्रेंड जो है वो तो अभी भी बुलिश है। आई थिंक प्रॉफिट तभी लेना चाहिए जब उनको लिक्विडिटी की या कैश की जरूरत है तो ही, क्योंकि यूजुअली हम प्रॉफिट कब लेते हैं जब मार्केट को हमें लग रहा है कि टॉप आउट हो चुका है, यहाँ से वापस से करेक्शन आएगा तो हम वापस से अपने कैपिटल डिप्लॉय करेंगे। बट अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में चलना जो है शुरू किया। इनफैक्ट जब तक गिर रहा था लास्ट वीक तक, तब मैं और तरुण जी वही बोल रहे थे कि कोई भी डिप मिलती है तो आप आपकी पोजीशन ऐड कीजिए ईटीएफ में, क्योंकि आगे जाके तो ये जब कहीं ना कहीं तो युद्ध खत्म होने वाला है और उसके बाद हम तेजी देखने को ही मिलेगी। तो आई थिंक युद्ध इट इज वेरी नियर टू कंप्लीट, ओवर हो चुका है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि 260 275 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन। और फिजिकल के लिए मैं बोलूंगा कि कोई भी डिप मिलता है या अभी भी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड टारगेट है 275 से 280। ठीक है दोस्त। भाविक सर गोल्ड को लेकर भी उन राय जानना चाह रहे, 1,53। देखिए अगर इंट्राडे है तो मैं बोलूंगा कि होल्ड कीजिए 1,51,900 के स्टॉप लॉस से। और अगर पोजिशनली उनकी बाइंग है तो मैं बोलूंगा 1,49,000 के स्टॉप लॉस से बाय होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट अगर इंट्राडे है तो 1,54,500 का, और पोजिशनली अगर करना चाहिए तो 1,58,000 का टारगेट से होल्ड कीजिए। ठीक है, अब एनर्जी मार्केट की ओर रुख कर लेते हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर $70 के नीचे क्रूड जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यह तरुण सर की राय है। भाविक सर आपका क्या व्यू है, क्रूड ऑयल को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए क्रूड ऑयल में अभी तो तेजी होने का कोई रीजन नहीं है। अब तक जो रीजन था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद था, और जो ईरान जो थी वो मिडिल ईस्ट के एटलीस्ट बाकी ओपेक कंट्रीज थे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। बट अभी तो ये भी खत्म हो गया है। तो मुझे लग रहा है अनलेस एंड अनटिल ये पीस डील होती है, बट अगर न्यूक्लियर डील नहीं होती है और वापस से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है तो ही हम देखेंगे कि तेजी हो सकती है। अदरवाइज यस प्राइस करेक्ट हो सकता है। बट अगेन आई थिंक नी जर्क रिएक्शन जो आना था वो आ चुका है। मुझे लग रहा है यहाँ से ब्रेंड जो है वो शायद नीचे 75 से $73 आ सकता है। उसके नीचे अभी थोड़ा जाना मुश्किल है, क्योंकि अगेन हमने देखा है कि जो प्री वॉर प्रोडक्शन है वो आते आते एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से ज्यादा करेक्शन नहीं हो सकता, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ब्रेंड 75 से $73 अभी भी डाउन साइड आ सकता है। कोई ट्रेडिंग पोजीशन बन रहा है क्या सर? भाविक सर कोई ट्रेडिंग कॉल या कोई सजेशन, कोई लेवल्स हो स्पेसिफिक एंट्री के लिए? नहीं, अभी के लिए तो नहीं है, क्योंकि आई थिंक अभी हम्म भी क्रूड जो है वो हेडलाइन से चेस कर रहा है, तो वुड वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को। भाविक सर आपका क्या व्यू है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए पीस डील के बाद यूरोपियन गैस की फ्यूचर्स की बात करें तो ऑलरेडी 6% हमने करेक्शन देखा था। और अभी एटलीस्ट यूएस में भी देखें तो माइल्ड वेदर है, उसकी वजह से डिमांड शायद थोड़ी कम हो सकती है। ओवरऑल अभी भी नेचुरल गैस काफी रिजिलियंट है, क्योंकि हमने एक क्रूड में करेक्शन देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा तो नेचुरल गैस में भी करेक्शन होगा, बट वो आ नहीं रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक मैं जब तक 275 के नीचे नहीं जाता तब तक मैं भी शॉर्ट पोजीशंस के लिए वेट होल्ड करूंगा। और ऊपर में मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के लिए फैक्टर्स जाने के लिए कोई है नहीं। तो आई थिंक 305 310 के करीब अगर मिलता है तो वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 320 के स्टॉप लॉस से। नीचे वापस से टारगेट हम देख सकते हैं 300 से 290 का। ठीक है, ये सर की राय है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके ये सर की राय है तमाम मेटल्स को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। भाविक सर आपकी तरफ से मेटल्स में क्या रहेगा टॉपिक में? देखिए मेटल्स में अभी भी मुझे लग रहा है कि कॉपर जो है वो तेजी कंटिन्यू रह सकती है। यस एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम मुझे भी लग रहा है 340 से 335 तक आ सकता है। वहां पे एटलीस्ट एक बेस बना सकता है, क्योंकि ये जो सप्लाई क्रंच थी वो मिडिल ईस्ट की वजह से थी। और आई थिंक जब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होता है तो डेफिनेटली हम देखेंगे जो प्रीमियम था वो तो कहीं इवोपरेट हो सकता है। बट वो भी देखना है कि जो ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में जो स्मेल्टर्स और जो प्रोडक्शन पे अटैक हुआ था वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन होने में 1 से 2 हफ्ते या 1 महीना भी लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वापस से एकदम से मार्केट में सप्लाई आ सकता है। ओवरऑल आई थिंक
कॉपर मेरे टॉपिक रहेगी क्योंकि कॉपर के फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। आई थिंक एवरी डिप जो है वो बाय की अपॉर्चुनिटी है। 1330 के करीब अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 1340 के टारगेट के लिए इंट्राडे, 1323 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये सर की तरफ से ट्रेडिंग कॉल है, कॉपर में खरीदारी की सलाह दी जा रही, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। भाविक सर आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। जी, जो भी मैंने व्यू शेयर किए क्लाइंट्स को शेयर किए और उनकी पोजीशन हो सकती है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी कमोडिटी की पोजीशंस नहीं है। हाँ, बट आप कोई भी ट्रेड कीजिए स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही ट्रेड कीजिए। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और मेटल्स पर हम लोग विस्तार से